ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, राइट। तो कोरिलेशन अगर मेनली देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है कोरिलेशन। इफ यू क्लासिफाई द कोरिलेशन देन वी कैन से इट्स अ सिंपल कोरिलेशन, एक मिनट, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन। आज के इस पूरे सेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल कोरिलेशन, इसके अंडर में आता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एंड रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अगर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का अगर हम देखें तो डेट इज अ पैरामेट्रिक कोरिलेशन। ये क्या है? एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या है? नॉन पैरामेट्रिक है, राइट। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में क्या देखते हैं हम, जैसे जो भी हमारे पास में रेशियो या इंटरवल स्केल हो। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की अगर देखें तो इसके अंडर में लिख लीजिए रेशियो और इंटरवल स्केल हो हमारे पास में, और हमें कोरिलेशन निकालना हो तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पियर्सन कोरिलेशन भी बोलते हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पियर्सन कोरिलेशन भी बोलते हैं, है ना। अगर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की बात करें तो इफ़ वी हैव नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, स्पेशली ऑर्डिनल डेटा अगर हमारे पास में हो, रैंक में हो, रैंक मतलब क्या है? ऑर्डिनल टाइप का डेटा हो हमारे पास, ठीक है, ये नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन है। तो उस टाइम पे हम लगाएंगे रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ये है, ये दो क्या है? हमारे सिंपल कोरिलेशन है। इसमें क्या करते हैं हम? नॉर्मली दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखते हैं नॉर्मली, बस इतना ही होता है सिंपल कोरिलेशन में। वी फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। पर अगर हमें फर्दर चाहिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल का, सपोज हमें क्या करना है कि कोरिलेशन निकालना है ए और बी में आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज सी। हमें प्योरली कोरिलेशन निकालना है कि ए और बी का ही कोरिलेशन हो, उसमें सी का कोई इफेक्ट ना हो। सी के इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो उस टाइम पे हमारा कोरिलेशन लगेगा पार्शियल कोरिलेशन। इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है? पार्शियल कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखा जाता है, कोरिलेशन देखा जाता है, और उस कोरिलेशन को प्योरली देखा जाता है आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड और फोर्थ वेरिएबल, दैट इज अ पार्शियल कोरिलेशन। थर्ड टाइप का कोरिलेशन है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देखना हो, मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखना हो, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल कोरिलेशन। तो एक एक करके हम सारे कोरिलेशन पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर हम कोरिलेशन देखें तो होता क्या है कोरिलेशन? इट इज एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो ये क्या है? कोरिलेशन। अब ये डायग्राम आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो बिल्ली आ गई इस छत के ऊपर, इस टीन के ऊपर बैठ गई, उसके वजह से ये ब्रेक हो गया, तो हमने ये देखा है। तो कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई द कॉजेशन। इसका मतलब क्या है? अगर दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इसके वजह से ही हो रहा हो, है ना। सपोज किसी ने वैक्सीन ली है, ठीक है, वैक्सीन ली है, उसको 2 दिन बाद उस पर्सन को क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया। किसी ए बी पर्सन है, तो क्या जरूरी है कि वैक्सीन की वजह से ही हार्ट अटैक आया हो सकता है वो वैक्सीन नहीं लेता तो उसको हार्ट अटैक आने ही वाला हो और आ गया हो। तो कॉजेशन इज नॉट ऑलवेज कोरिलेशन, ठीक है, सॉरी, कोरिलेशन इज नॉट ऑलवेज कॉजेशन, है ना। तो दो इवेंट अगर एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इफेक्ट किसी और की वजह से हुआ है, राइट। तो ये चीजें हमें देखना है कोरिलेशन में, है ना। तो ये क्या है कोरिलेशन? इट इज अ मेथड
जो लीनियर रिलेशनशिप जानने के लिए है बिटवीन वेरिएबल, अमंग वेरिएबल्स, है ना, कि एज के बढ़ने के साथ में मसल मास का क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, मसल मास कम होती है। एज के बढ़ने के साथ में आईक्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, शूज के साइज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये क्या है, एक कोरिलेशन है, एसोसिएशन देखते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन होता है, नंबर होता है। जो भी हम सॉल्व करेंगे कोरिलेशन, उसके बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। अब नॉर्मली इसकी होती है -1 से लेके +1 तक, एक्सेप्ट मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। पॉइंट टू बी नोटेड। पार्शियल कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन में अगर हम देखें तो -1 से लेके +1 तक होती है, बट इन केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन इट इज नेवर नेगेटिव। मल्टीपल कोरिलेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, इट ऑलवेज इन पॉजिटिव, 0 to 1। गॉट इट। क्या होता है मल्टीपल कोरिलेशन का, 0 से 1 तक होता है। नाउ किस कंडीशन में हम कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंडम सैंपल होना चाहिए, ठीक है, रैंडम सैंपल होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें डेटा, राइट। ये हमारा मेनली है कोरिलेशन का एजम्पशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोरिलेशन में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कोरिलेशन के ऊपर, है ना। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। सॉरी, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। राइट इट डाउन, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और क्या बोल सकते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कोरिलेशन रिस्पॉन्स वेरिएबल बोल सकते हैं। गॉट इट। अब मल्टीपल कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, यहां पे हम नॉर्मली 1 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखते हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप मतलब आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है, मोर देन 1 वेरिएबल, राइट। तो ये नॉर्मल मल्टीपल रिलेशनशिप देखना है और ये सिंपल रिलेशनशिप देखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल। बेसिक डिफरेंस देखते हैं तीनों वेरिएबल के बीच, तीनों कोरिलेशन के बीच में, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। फिर एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, मैग्नीट्यूड -1 से लेके +1 तक। पार्शियल कोरिलेशन की क्या होती है, -1 से लेके +1 तक, बट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की होती है, कितनी होती है, 0 से लेके 1 तक, है ना। अब देखो पार्शियल कोरिलेशन में जैसे आपको मैंने क्या बताया, वी फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, सपोज बिटवीन A एंड बिटवीन B। फॉर एग्जांपल बिटवीन प्रोटीन इंटेक एंड मसल मास, इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन देखना है। आफ्टर पार्शियल आउटिंग, आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, हमें प्योरली कोरिलेशन देखना है कि प्रोटीन और मसल मास में क्या कोरिलेशन है, बट हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज भी इफेक्ट करती है मसल मास के ऊपर, तो इसका इफेक्ट हम हटा के देखेंगे प्योरली ऑन दिस 2 वेरिएबल। तो डेट इज अ पार्ट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। हम इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट को हटा देते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफेक्ट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब सपोज हमने एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल को इफेक्ट को हटाया, ये थर्ड क्या था हमारा, कौन सा वेरिएबल था, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज था, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम किसी 2 वेरिएबल के इफेक्ट को हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं 2, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। इसमें देखो R1 2 3, 1 और 2 के बीच में हम कोरिलेशन देख रहे हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। ये नीचे वाले में देखिए आफ्टर एलिमिनेटिंग थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल,
तो अगर हम एक ही वेरिएबल का इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन। गॉट इट? अगर हम दो वेरिएबल के कोरिलेशन के इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन। सिंपल सी चीजें हैं, राइट? बट इन केस ऑफ दिस मल्टीपल कोरिलेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? R1 2 3, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट्स क्या बोलते हैं इन्हें? सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये जो होता है आर के क्लोजर, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट इट डाउन एवरीवन। और ये जो बाकी के आफ्टर डॉट ये जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप देखते हैं एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर in case of multiple correlation. What we do in multiple correlation? We find out the correlation between group of independent variable with dependent variable. Suppose for example हमारे पास में है ये शॉर्टफुट का परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टफुट का परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब शॉर्टपुट का परफॉर्मेंस क्या है? डिस्टेंस जो थ्रो कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कौन कौन से वेरिएबल के साथ में कोरिलेशन होगा इसका? एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, ठीक है, मसल्स पावर समझ लीजिए, और कोई भी सारे वेरिएबल डाल सकते हैं हम इसमें, इस वेलोसिटी। तो ये क्या है? वेरिएबल है। क्या इनका कोरिलेशन, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल का एक कोरिलेशन शॉर्टपुट के परफॉर्मेंस के साथ में कैसा है, ये देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन का। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में। सॉरी, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन की डिफरेंस पता चल गया। क्लियर आपको? एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? कमलेश, परमजीत? क्लियर है? आगे बढ़े? एनी डाउट? ठीक है, चलो। कोरिलेशन को हम स्टैगरग्राम, स्कैटरग्राम से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम है, इसको स्कैटरग्राम बोलते हैं। ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है ना? यहाँ पे आप देखो, एक के बढ़ने से क्या हो रहा है? दूसरा भी बढ़ रहा है। एक के बढ़ने से क्या हो रहा है? दूसरा भी बढ़ रहा है। किसका बोला है? देख तो, है ना? तो ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। नेगेटिव ट्रेंड ये देखिए, और ये नेगेटिव ट्रेंड है, ये नो ट्रेंड है ना? यहाँ पे अगर हम देखें ये ग्राफ को, ठीक है, तो आपको ये पता ही है ना, अगर देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये तो बढ़ गया बट इसका लेवल कम है, हम इसका लेवल बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम इसको अगर डायग्राम से डॉट करें कि एक अलग अलग वेरिएबल को, तो ये ट्रेंड हमें मिलेगा ग्राफ पे, ग्राफिकली, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब क्या है? सिंपल सी चीजें हैं, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। ए वेरिएबल को इंक्रीज किया तो बी भी बढ़ रहा है। नेगेटिव का ए को बढ़ाया तो बी कम हो गया, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक वेरिएबल को बढ़ाया, जैसे मसल मास बढ़ने से क्या हुआ, एज के साथ में क्या हुआ, मसल मास कम हुआ, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर है ना आपको? ये सब चीजें बेसिक से। और नो कोरिलेशन में क्या होता है? जीरो कोरिलेशन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, नो इफेक्ट, नो एसोसिएशन, बढ़ाए डिक्रीज करे कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो ये नो कोरिलेशन है। मैं हूं ना कि लेफ्ट हो गया? ठीक है। अब देखो, कई बार क्वेश्चन आता है वीक कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। जो नियर टू जीरो होगा, वेदर इट इज नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, मोर क्लोजर टू जीरो मीन्स क्या होगा? इसका मतलब क्या है? मोर क्लोजर टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन क्या है? वीक है। और जितना ये 1 के क्लोजर जाएगा, वेदर इन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, उतना स्ट्रॉन्गर होगा कोरिलेशन, है ना? इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सपोज मैं पूछ लूँ क्वेश्चन आपसे,
-7, 0.1, ठीक है, -5 और डाल देते हैं यहाँ पे 0.3। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है? यस बताइए। या पर यहाँ पे डाल देते, चलो 5, पॉइंट हटा के 5 डाल दिया। चलिए बताइए इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है? यस, एनीवन? -7, ठीक है, -7 है। आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ, तो -7 है। तो क्या होगा यहाँ पे, जितना ये 1 के क्लोजर जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा याद रखिए कि आपने ये बनाया और ये 0 के जितना क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा वीक होगा, और 0 से जितना अवे जाएगा 1 की साइड जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अब माइनस को अगर कंपेयर करें, -5 एक जगह ऑप्शन दिया, +5, है ना। तो इस दोनों में क्या ये बराबर है, स्ट्रॉन्गनेस है, ये दोनों बराबर है, दोनों स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एज कंपेयर टू 3 और 4, है ना। ये दोनों अगर ऑप्शन में आ गया तो क्या आ जाएगा, ए और ये बी है, तो क्या चूज करोगे आप, ए एंड बी, ठीक है। माइनस का मतलब ये नहीं है कि वीक है, वो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग है ना। वो माइनस का मतलब क्या हुआ, इट इज स्ट्रॉन्ग बट इट इज नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड इट इज ए पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव का मतलब वीक नहीं होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की। सबसे पहला हमारा वेरिएबल है, सिंपल सा है। सपोज हमने हाइट का कोरिलेशन निकाला, किसके साथ में, वेट के साथ में, या फिर हाइट का कोरिलेशन निकाला स्पीड के साथ में, है ना। तो एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, राइट। किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, है ना, जो कि इंटरवल और रेशियो स्केल को फॉलो करता हो, ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है। ये क्या है, पैरामीट्रिक इन नेचर है, पैरामीट्रिक है ये कोरिलेशन, है ना। इसका न्यूमेरिकल आपको आएगा नहीं, फॉर्मूला लिख लीजिए, राइट। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए बस, न्यूमेरिकल आएगा नहीं। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1 तक होती है। +1 इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव, -1 इंडिकेट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, याद ध्यान रखो, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। इसको जीरो ऑर्डर कोरिलेशन क्यों बोलते हैं, यस, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन क्यों बोलते हैं हम इसको? नीरज, मानव, why we call product movement correlation is a zero order correlation? Anyone? अनु, परमजीत, चौबा। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन क्या था? इसमें क्या हम प्योरली ए और बी के बीच में देख रहे हैं ना कोरिलेशन, विदाउट एलिमिनेटिंग एनी इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है। फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन क्या था, वी आर लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, दैट इज सी। अगर दो वेरिएबल का इफेक्ट हटाए, दो एक्सटेनियस वेरिएबल को हटाए हम, जिसको एक्सटेनियस वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखना, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई है, ओके। इसको हम इफेक्ट को हटाए अगर हम, तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन। तो जीरो ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर टू वेरिएबल विदाउट एनी एनिमिलेशन ऑफ एनी अनदर वेरिएबल। हम ए और बी के बीच में देख रहे हैं बस, यहाँ कोई हमने किसी थर्ड वेरिएबल का एक्सटेनियस इफेक्ट नहीं हटाया, तो नॉर्मल सी बात है, ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है। जितना एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, मोर देन इनफ आपको मैं बताऊंगा। इसका न्यूमेरिकल वगैरह आपको आएगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, तो ये लेंदी क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, है ना। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एंजाइटी के बीच में है, निकालने के लिए मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ, इसको डिटेल में बताऊंगा नहीं। ये इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, और क्या कर देंगे, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये आ गई दोनों, ये दोनों आ गई, तो ये क्या है, समेशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और ये समेशन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ये वैल्यू को जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, इन दोनों वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले में, राइट। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए बस, यस, फॉर्मूले को लिख लीजिए, लिख लिया, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामेट्रिक है ये कोरिलेशन, लिखो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में लिखो, क्या लिखोगे, इट इज अ पैरामेट्रिक इन नेचर, ठीक है, ये पैरामेट्रिक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके +1 तक होती है। ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है ना। और क्या है इसके बारे में, और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, बस यही है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, ये मेजर करता है ना। अब हमारे पास में आउटपुट आ गया, अब ये आउटपुट को मैं कैसे बोलूं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आउटपुट को कैसे बोलूं कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है कि नहीं है, राइट। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से, इस केस में भी हम कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है। ये क्या है, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से। अब मैंने आपको लास्ट सेशंस में बताया है कई बार कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। इन अ टेबल 0.05 के लिए और 0.01 के लिए क्रिटिकल वैल्यू दी जाती है। हमारे पास में कोरिलेशन का नंबर क्या है, n है, तो डीएफ वैल्यू सपोज 8 हो गई, n-2, डीएफ वैल्यू क्या है, n-2, दो ग्रुप है तो 8 के करस्पॉन्डिंग में और 0.5 के करस्पॉन्डिंग में आपको कोई क्रिटिकल वैल्यू दिखेगी, वो है क्रिटिकल वैल्यू। अगर क्रिटिकल वैल्यू बड़ी आती है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन और नॉट, यस नीरज, अमन, निशांत, अगर क्रिटिकल वैल्यू बड़ी आती है एज कंपेयर टू दिस कैलकुलेटेड वैल्यू, देन इट विल सिग्निफिकेंट और नॉट, कोरिलेशन विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट, नो, नहीं होगा ना, ठीक है। क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यू को बड़ा होना चाहिए, यस, दिस इज द थंब रूल फॉर एवरी कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तब जाके हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट कोरिलेशनशिप होगा। सी हो सकता है हाइपोथेसिस इसमें भी बन सकती है। हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर विल बी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, व्हाटएवर द वेरिएबल यू हैव सिलेक्टेड, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ, क्या बोल सकते हो उसको, कोरिलेशन बिटवीन, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। तो सेम हाइपोथेसिस इसमें भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देखो ये जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे हमारे पास में कितनी वैल्यू थी, एन नंबर कितने थे सब्जेक्ट, 10 थे, 10 थे ना, तो उसके लिए डीएफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वैल्यू हो जाएगी, राइट, 8 हो जाएगी डीएफ। तो डीएफ 8 के करस्पॉन्डिंग में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चूज किया था, 0.5, तो वैल्यू क्या आ गई 0.632, ये वैल्यू आ गई। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से, कितनी वैल्यू आई थी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आई थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव को नहीं देखेंगे बस टोटल वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिला कि इस कैलकुलेटेड आर इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड आर, इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रिटिकल आर। कितना है, ये बड़ा है 662.662 और ये कितना है 0.632। इसका मतलब क्या है, व्हाट विल बी द आवर कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है ना, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। बट यहां पे देखो सिंबल क्या है, नेगेटिव है, तो क्या है ये नेगेटिव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, क्लियर है, आंसर जो आया क्या आया, वो नेगेटिव आया है, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा, यस क्या बोल रहे हो, नेगेटिव सिग्निफिकेंट मतलब क्या होगा सर, नेगेटिव सिग्निफिकेंट का मतलब होगा कि एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा कम हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एंजाइटी बढ़ने से क्या हुआ, सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी आई, नेगेटिव कोरिलेशन,
जैसे मसल मास एज एज जैसे बढ़ती है, एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या होता, मसल मास कम होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मसल मास कम होता है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है ना। एक का बढ़ना, किसी एक वेरिएबल का बढ़ना के वजह से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीमेंट हो रहा, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर क्या हो रहा, एज बढ़ने के साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम एक्सरसाइज करने की वजह से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, मसल मास बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितनी हम कर रहे हैं उतना क्या हो रहा है, हमारा मसल मास बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ेगी तो मसल मास भी बढ़ेगा। तो जब दो वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। ये लिख लो, ए इंक्रीजमेंट, बी also increases, that is a positive correlation. In case of if we increase a and result in decrement of b variable, that is a negative correlation. Clear है? देखो, ओरिजिन और स्केल का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। ओरिजिन और स्केल मैंने क्या बताया, सपोज हमारे पास में सीरीज ऑफ नंबर है 2 5 3 8, इधर की साइड भी नंबर है 1 5 3 4। अब हम सारे, ये एक्स वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है भाई, हम क्या करें, इनके सारे वेरिएबल के ओरिजिन और स्केल को एक कांस्टेंट नंबर से चेंज कर दे। कांस्टेंट नंबर मतलब सभी को सेम चेंज करें, सिंगल नंबर से, एक जैसा। तो ओरिजिन और स्केल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सपोज 8 है, 8 को हमने किससे चेंज किया, ओरिजिन से चेंज किया 1 से, और स्केल को चेंज किया 2 से। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्केल। तो हम सारे स्कोर को दोनों ग्रुप में सेम ओरिजिन, सपोज 1 ओरिजिन और 2 स्केल से हम चेंज कर दें, तो कोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन ऑन कोरिलेशन। गॉट इट। ओरिजिन आपको मैंने बताया, मतलब ओरिजिन का चेंज करना मतलब माइनस करना, और स्केल का चेंज करना मतलब डिवाइड करना। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आज संडे है तो कोई आया नहीं, क्यों, छुट्टी मना रहे हैं सब। लिमिटेशंस ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। कोरिलेशन का मतलब नहीं है कि कोज एंड इफेक्ट हो। यस, कोज एंड इफेक्ट हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। ये कोरिलेशन का ग्राफ देख रहे हो आप, ये कोरिलेशन है सपोज, तो हर कोरिलेशन में कोज एंड इफेक्ट नहीं होगा, बट हर कोज एंड इफेक्ट में कोरिलेशन जरूर होगा। आपको मैंने जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी हमने, तो हमने देखा था कोज एंड इफेक्ट देखने से पहले उन दोनों के बीच में कोरिलेशन होना जरूरी है ना। तो ये रिलेशनशिप को समझिए कि कोरिलेशन का होना ये जरूरी नहीं है कि कोज एंड इफेक्ट हो। देयर में भी कोज एंड इफेक्ट और देयर में नॉट बी, राइट। दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके वजह से ही हो रहा है। समझ में आया आपको, है ना। मैं जूस पी के गया, मेरा स्प्रिंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया, अब मैंने वो प्रैक्टिस करी उस वजह से आया कि वो जूस की वजह से आया। मैं सपोज 6 मंथ से क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कोई आया मेरा फ्रेंड, भाई ये जूस पी ले, तेरा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, और बाय चांस मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आ गया। तो मैंने क्या, ये जूस का पीना और मेरे स्प्रिंट का परफॉर्मेंस, ये दोनों का आना, कोरिलेशन तो दिख रहा, बट क्या ये कोज हो सकता है जूस? इट मे बी ड्यू टू माई हार्ड वर्क ऑफ लास्ट 6 मंथ, दैट इज अ causation. So correlation is not always causation, but जहां जहां cause and effect होगा वहां correlation तो जरूर होगा। ये मेरा correlation का ग्राफ पाई चार्ट है, और ये cause and effect का चार्ट है। तो ये आपको समझ में आया, आप रीजनिंग अगर पढ़ रहे हो तो ये इसका पार्ट है। क्लियर है? यस, क्लियर है ये चीज। हाँ हाँ, correlation does not allow us to generalize the finding based on its magnitude. समझ रहे हो? कोरिलेशन से हम क्या है, फाइंडिंग को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल, क्यों ऐसा, इन मेमोरी रिटेंशन टेस्ट, इफ द एसोसिएशन बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट shown
एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिकलेक्टेड। मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लो लैपटॉप को। जस्ट मिनट, 1 मिनट। हाँ, देखिए कोरिलेशन, अगर हम नॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन देखो, क्यों नहीं जनरलाइज कर सकते पियर्सन कोरिलेशन को? या हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कोरिलेशन की तो बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पियर्सन कोरिलेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। जो वन सिंपल कोरिलेशन में 2 पार्ट थे, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन दैट इज पियर्सन कोरिलेशन, और इसका चल रहा है, ठीक है। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू टू मेक अ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट, यू कैन सी हियर इन, अगर हमारी डीएफ वैल्यू 20 रहती है तो रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगी 0.423, बट हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू है टू मेक द कोरिलेशन सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस टू 0.304, राइट। पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन से पहले हम जाते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की तरफ। अब रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, सपोज अब क्या हुआ, आप फुटबॉल की स्किल है, आपको रेटिंग दी गई है, फुटबॉल की स्किल में रेटिंग दी गई है, और आपको कंपेयर करना है फुटबॉल की स्किल की रेटिंग और आपने नंबर ऑफ गोल अटेम्प्ट किया, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन करना है। तो वहां पे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन तो लग नहीं सकता है, इफ यू मेक एनी सब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन तो लग नहीं सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, दैट इज स्पेयरमैन कोरिलेशन, उस जगह पे यूज होगा। मैं आपको बता देता हूँ स्पेयरमैन कोरिलेशन के बारे में। देखिए, is used to find a linear relationship between variable जहां पे स्कोर हमारा रैंक में हो। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, फुटबॉल का ड्रिबलिंग का परफॉर्मेंस और पासिंग एक्यूरेसी। अब जो मैंने पासिंग एक्यूरेसी को जो स्कोर दिया है, मैं भी लिखता हूँ, ये सपोज पासिंग एक्यूरेसी है, एक वेरिएबल क्या है मेरा, पासिंग एक्यूरेसी, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल क्या है मेरा, ड्रिबलिंग का परफॉर्मेंस। ये क्या रेटिंग में है, मेरे को आउट ऑफ 10 सपोज रेटिंग दी मेरे कोच ने, ये क्या है सब्जेक्टिव जजमेंट में, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन नहीं लगा सकते। इस केस में क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे हम, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जानने से पहले देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। इसको डिनोट किया जाता है दिस वैल्यू से, इसको क्या बोलते हैं, एनीवन भूल गया इसका नाम में, 1 माइनस 6 सिग्मा समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए सब। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेयरमैन कोरिलेशन भी बोलते हैं, है ना। इसको रो बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं इसको, रो, इसको रो से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, एक टाइप का नॉन पैरामीट्रिक है, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या था, पैरामीट्रिक था, ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक हमने देख लिया अच्छे से क्या होता है ना। अब देखो ये दोनों कोरिलेशन उसके पार्ट है क्या, सिंपल वाले के? हाँ, सिंपल वाले के पार्ट है ये, सिंपल वाले का पार्ट हमने एक देखा, एक सिंपल वाले का पार्ट क्या था, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, और दूसरा क्या है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ये दोनों सिंपल कोरिलेशन है। सर इसी का नाम ही है स्पीयरमैन और वो पियर्सन है ना? हाँ, देखो देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। हमने क्या देखा, लेट मी क्लियरिफाई, सिंपल कोरिलेशन, है ना। हमने क्या देखा, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में फर्दर इफ यू डिवाइड, तो फर्स्ट है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, लिख लो।
प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का दूसरा नाम क्या है? पियर्सन कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा टाइप है सिंपल कोरिलेशन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो अभी हमने क्या देखा था इसके पहले, सारा चीजें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की देखी। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? स्पेयरमैन कोरिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, फिर पार्शियल कोरिलेशन पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, तो देखो ये इसका फॉर्मूला है, हमें इसमें बस डी निकालना होता है। बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन, वैसे एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आपको हल्का सा एक एग्जांपल बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, तो जहां पे देखो हम ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का जजमेंट नहीं कर सकते, नॉर्मली जहां पे सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का जजमेंट कर रहे हैं हम रेटिंग दे रहे हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट। ड्रिबलिंग का परफॉर्मेंस कैसा होगा, हमने आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया गया है बच्चों को। ठीक है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल होगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। यहाँ पे क्या है, नो वेटेज इज गिवन फॉर द गैप। एडजेसेंट स्क्वायर में जो क्या है, कोई वेटेज नहीं दिया जाता है गैप को। लिखो नो वेटेज, इसका मतलब अभी आपको समझाता हूं मैं। नो वेटेज इज गिवन फॉर गैप्स और डिफरेंसेस बिटवीन टू स्कोर। इसका मतलब क्या है, जैसे रैंक में हम देखते हैं, क्या देखते हैं आपको मैं, हमने ऑर्डिनल डेटा में देखा ना कि ऑर्डिनल ये सपोज फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। अब इसका टाइमिंग 10 मिनट हो सकता है, इसका टाइमिंग 15 मिनट हो सकता है, इसका 16 हो सकता है। तो इनका जो बीच का जो डिफरेंसेस है वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। सेकेंड इज नॉट हाफ ऑफ फोर्थ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो ऑर्डिनल डेटा की हमने देखी, वो प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होती है। जबकि वेटेज किस में होता है, रेशियो और इंटरवल स्केल में गैप का वेटेज होता है ना, वो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये ऑर्डिनल डेटा का एग्जांपल देख लो आप, वहां पे भी यही आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, नो वेटेज फॉर द गैप, है ना। इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो नॉन नहीं है ना, क्योंकि ये रैंक में है और रैंक का कुछ भी हो सकता है स्कोर। फर्स्ट रैंक का स्कोर हो सकता है 10 मार्क्स, सेकंड रैंक का स्कोर 5 भी हो सकता है, कोई डिफरेंसेस क्लियरिफाई नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी वन एग्जांपल। सपोज देखो फर्स्ट, ये हमारा स्कोर है, मैंने आउट ऑफ 20 इनको स्कोर दिया है। ये क्या है, मेरे प्लेयर्स है 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, मैंने इसको 15 दिया, इसको 17 दिया, इसको 13 स्कोर दिया और इसको 20 स्कोर दिया। नेक्स्ट वाला, इसको क्या स्कोर दिया मैंने, इसको 18 स्कोर दिया। ठीक है, इसको 13, इसको 12, इसको 11, ये स्कोर दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम, रैंक असाइन करते हैं। क्या करते हैं, ये एक्स वाली की रैंक है, ये वाई वाली की रैंक है। इसको हमने एक्स ले लिया, इसको क्या ले लिया, वाई ले लिया। अब सबसे फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी इसमें, यस, जो सबसे बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसमें सबसे बड़ा ये 1 है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये रैंक मिल गई। ठीक है, अब इनका क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। बहुत सिंपल सा है इसलिए बता रहा हूँ, कभी एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है इसलिए थोड़ा सा देख लो। ये डी मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। क्या आ जाएगा, 1 0 1, ये क्या था 4 था, ये -3। अब इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको क्या कर देंगे टोटल 11। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर क्या आ गया, 11 आ गया बस। और डी स्क्वायर को यहाँ पे डाल दो, वैल्यू को पुट कर दो। 1 - 6 इंटू 11 डिवाइड बाय टोटल कितने थे, 4 स्क्वायर थे यहाँ पे, 4 स्क्वायर -1। क्लियर है, समझ में आया सबको कैसे निकाला डी स्क्वायर। जो स्कोर है उसको हमने रैंक कर दिया, बस रैंक, और उस रैंक का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दिया, बस इतना सा है। ये रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है। समझ में आया बच्चों क्या किया, ये जो भी स्कोर है उसको यहाँ पर रैंक असाइन कर दी हर स्कोर को, ये इसकी ये रही और ये वाली स्कोर की ये रही रैंक। रैंक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट रैंक। अगर दोनों सेम आते, सपोज 30 30 आता है, तो क्या आएगा, दोनों की रैंक जो आएगी उसका एवरेज निकल जाएगा।
दोनों को 2.5 यहाँ पे रैंक मिल जाएगी। इन दोनों का क्या करेंगे? सर ये डी कैसे निकाला सर x माइनस 4 में हाँ कैसे हो गया ये? सुनो, क्या किया हमने, ये रैंक का किया, फिर दोनों के रैंक का डिफरेंस निकाल दिया, माइनस कर दिया दोनों रैंक को, ये स्कोर आया। दोनों रैंक का माइनस कर दिया, फिर रैंक का क्या कर दिया, स्कोर कर दिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये डी स्क्वायर आ गया, है कि नहीं? सिंपल, समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर ये x है ना, तो x तो यहाँ पे 3 है ना, 3 माइनस 4 तो सर माइनस हो जाएगा ना, ये 1 कैसे हुआ? कहाँ पे? d में सर, d वैल्यू में 3 माइनस 1, अरे ये तो माइनस है ना, ये माइनस है ना, -3 है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मत जाओ, समझो मैथमेटिक्स छोड़ो, ठीक है, स्टेप्स याद रखो, है ना। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो सारी चीजें प्लस में हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे ना हम, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ये हमारा स्क्वायर क्या है, x है और ये y है, ये दोनों, ये दिया गया स्कोर, हम क्या करेंगे, रैंक डालेंगे, किसकी, x की रैंक डालेंगे, 1 2 3 जो भी रैंक आई, फिर क्या करेंगे, y वाले स्कोर को रैंक देंगे, फिर क्या करेंगे, x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है, फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे हमने सम किया तो क्या आ गया, डी स्क्वायर, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रैंक, गॉट इट, है ना सिंपल। मैं उसका फोटो भेज दूंगा, आप देख लेना कैलकुलेशन का। तो ये कोरिलेशन का डिफरेंस था, ये सेम जो सिग्निफिकेंट रहेगा सेम इसका भी ऐसे निकालेंगे जैसे हमने उसका देखा था, क्रिटिकल वैल्यू देख के। तो ये क्या था, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हमने देख लिया। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, हम किसी दो वेरिएबल के बीच में क्या देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। सपोज फॉर एग्जांपल, between two variable after controlling the effect of one or more variable, a और b के बीच में प्योरली कोरिलेशन देखना है, बट हमें c का इफेक्ट हटाना है, क्योंकि c भी इफेक्ट करता है b को कहीं ना कहीं, d भी करता है, तो ये क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश परफॉर्मेंस बाय कंट्रोलिंग IQ लेवल, गॉट इट। रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड एज, इन दोनों के बीच में निकालना है। वन में कंट्रोल एंजाइटी, लेवल ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्टेटस, इन चीजों को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, एज और डिप्रेशन में प्योरली रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अभी आपको देख रहा है 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कोरिलेशन निकल रहा है आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन आपको आएगा नहीं एग्जाम में, बस फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, बता दूंगा मैं आपको। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन, कभी मैच द कॉलिंग में फॉर्मूला आ सकता है आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लो तो बता देना, लाइक समझ में आ जाएगा। सर ये फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल्स, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया फॉर्मूला सबने। देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है, मैट्रिक्स टेबल आर आर आर, वो मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, उसके सामने कुछ ना कुछ वैल्यू असाइंड होती है। ये यहाँ पे R1 2 है, तो यहाँ पे R, यहाँ पे 1 है और 2 है, तो इसके सामने जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे लिखा जाता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल, वैसे कैलकुलेशन ये नहीं आएगा एग्जाम में, है ना, ये लेंदी सा है, ठीक है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ मैट्रिक्स कैसा होगा, ये होगा मैट्रिक्स, ये है x1 x2 x3 x4, इधर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में आता इन विच
type of correlation we use correlation matrix table to find out the correlation. ऑप्शन है मेरे पार्शियल कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? पार्शियल कोरिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x2 x3 x4। इसके सामने क्या वैल्यू रहेगी? 1 0.6 0.7 0.5। यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी? 1 3.5 0.35 और 0.3 1 0.4 और 1। मैंने बोला R1 R12, तो R12 की जगह क्या आएगा यहाँ पे? ये R1 और ये 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.6। ठीक है, 1.3 की जगह क्या आएगा? 1 और 3 कहां पर है? ये रहा, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 1 और 3 0.7 आना चाहिए। ये रहा, ये आएगा, ये 3 ये रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.7। 1 इधर की साइड से 1 और इधर की साइड से 3, तो ये इधर की साइड से 2 देखेंगे, यहाँ से 2 देखेंगे और इधर से 3 देखेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? 0.35। समझ में आया? ये टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है, बस हमें इसकी वैल्यू डालना है। सर फिर ये स्टार्टिंग में क्या है? ये R12.3 इक्वल टू, मैं ये बता रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या है? ये हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं R1 और 2 के बीच में, आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस थर्ड वेरिएबल। इसका मतलब देखिए, 50.3। वी आर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन R1 एंड 2 आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। लिखो इसको फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लिखो सब, इसे लिखो R12.3। सेकेंड ऑर्डर में क्या लिखोगे आप? R12.34। Why it is second order? Because we are eliminating the effect of two variables. Here you can see 3 and 4. That is the order of correlation. Clear है? इसका मतलब समझ में आया आपको? Yes everyone? Anyone? Any doubt? परमजीत, धोरती, नीरज, समझ में आ रहा है? धोरती, नीति, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है सर। स्क्रीन तो है यार विजिबल। स्क्रॉल स्क्रॉल करो जयकांत। क्या बताऊं फॉर्मूला? क्या बताऊं नीरज? हाँ देखो, देखो क्या है, हमारे पास में हम ये क्या R12 दिया हुआ है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? R ये 1 और 2 में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ये क्या है? इसके इफेक्ट को हटा के, इसको कंट्रोल करके, ये क्या कंट्रोलिंग है, इसको कंट्रोल करके, ये वेरिएबल क्या है, इसको कंट्रोल करके प्योरली हम 1 और 2 के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में क्या टेबल कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन मैट्रिक्स। इसमें x1 x2 x3 x4 दिया हुआ है। यहाँ पे ये गिवन है, x1 x2 x3 x4, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0.6 0.7 0.5 1 0.35 0.3 1 0.4 और ये 1। ठीक है, अब मैंने को यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला इसमें पुट करना है। यहाँ पे लिखा R12, तो इधर की साइड से देखो आप, तो 12 क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताइए बच्चों? R12 में क्या आना चाहिए? ये 1 इधर से 1 ये रहा और इधर से 2 ये रहा, तो ये आ जाएगा 0.6। R13 तो इधर की साइड से 1 ये रहा और 3 ये रहा, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.7। अब पूछा है 2 3, तो ये 2 इधर से 2 और इधर से 3, तो ये आ जाएगा 0.35। गॉट इट? एनी डाउट? क्लियर है ना? जैसे हम डीएफ वैल्यू निकालते हैं अनोवा में, अनोवा में हम डीएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अब देखो अनोवा में हम डीएफ वैल्यू निकालते हैं ना, इधर n1 n2 लिखा हुआ रहता है ना, तो एक छोटा वाला डीएफ वैल्यू एक बड़ा वाला डीएफ वैल्यू आपको पता ही है, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर है नीरज? ये है इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक। ये जितने वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि वी आर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ओनली, and second order correlation means we are controlling the effect of two variable only. Here it is a second order correlation because we are controlling the effect of 2 and 3 while finding out the correlation between 1 and 4 we are controlling 2 and 3, so it is a second order correlation. Got it? Clear है? ठीक है, इतना ही आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, इससे डिटेल में नहीं आएगा इसमें कुछ। एजम्पशंस क्या है? रेशियो इंटरवल इसके लिए होना चाहिए, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन दिस। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में क्या था? वहां पे भी रेशियो एंड इंटरवल था। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में क्या था? ऑर्डिनल टाइप का डेटा था, नॉन पैरामीट्रिक टाइप का डेटा था। ठीक है, तो पार्शियल कोरिलेशन इज आल्सो पैरामीट्रिक कोरिलेशन, रेशियो इंटरवल स्केल। ये कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास में मिनिमम 3 वेरिएबल हो, मिनिमम 3 वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो हम ए और बी के बीच में निकालेंगे आफ्टर पार्शियलिटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल है। तो मिनिमम 3 वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड। व्हाट इट? इसके लिमिटेशंस क्या है? इट मेजर्स ओनली linear relationship as order increases, point to be noted, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। as order increases मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है? थर्ड ऑर्डर, ये क्या है? फोर्थ ऑर्डर। जितने वेरिएबल इंक्लूड होते जा रहे हैं एक्सटेनियस वेरिएबल में, इसका मतलब ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। as order increases the reliability of partial correlation decreases. Note it down. As order increases, reliability also decreases. समझ में आ रहा है? तो जितना कम ऑर्डर होगा उतना ज्यादा रिलायबल होगा। तो लिख लो, ऑर्डर ऑफ कोरिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलायबिलिटी इन केस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। राइट इट डाउन। लिख लिया? इसको ऑर्डर को ऐसे बना दो, इंक्रीजिंग। as order increases reliability decreases. Got it? Valid conclusion can be obtained with large data set. Partial correlation not depict the real relationship even after controlling the, तो ये तो क्या है, ठीक है भाई, कुछ खास पॉइंट नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? यही वाला है ना। कभी स्टेटमेंट आ जाती है आपको, सपोज इफ आई इंक्रीजेस द ऑर्डर देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी डिक्रीजेस, reliability remains same, reliability increases, so your answer will be reliability decreases. Got it? आगे बढ़े? लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। Press like if you write it down. Okay. अब आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन की तरफ। अब सपोज क्या है, मेरे पास में है एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई नीड टू फाइंड आउट combination of independent variable, association between this combination of independent variable and dependent variable. In this case we will use multiple correlation. Its value lies between 0 to 1, the range between 0 to 1. Got it? And we have lots of features here, we will study one by one. Law of diminution, law of suppression, ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हम भी पढ़ेंगे। सर इनकी रेंज का थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि उनकी -1 से 1 और इसका 0 से 1 मतलब क्या है यार? ये तो हमको भी नहीं समझ में आया अभी तक। समझ रहे हो? ये तो हमको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमको अभी तक पता ही नहीं चला इसका आंसर। सर मतलब क्या होता है ये रेंज का
रेंज क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। जो हम आंसर निकालते हैं सॉल्व करने के बाद में, जो आंसर निकालते हैं, तो जो स्टार्टिंग की जो पार्शियल कोरिलेशन है और मल्टीपल कोरिलेशन, वो सिंपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, माइनस आंसर आ सकता है -1 से लेके +1 तक। आंसर आउटपुट आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं, बट इसका आंसर आएगा 0 से लेके 1 तक। अब ये क्या, इसका इसका आंसर न्यूमेरिकल डेरिवेशन में लाया करता होगा। इसका डेरिवेशन अगर हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो इसका आउटपुट ही 1 में निकलता होगा, ये नेगेटिव जाता ही नहीं होगा इसके डेरिवेशन के बेस्ड के हिसाब से। दैट इज नॉट अवर पार्ट, विल गो, ठीक है, फिर विल ट्राई करेंगे इसका आंसर फाइंड आउट करके मैं बताऊंगा कल आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस। अभी पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। एंड इंडिकेटर ऑफ इफिशिएंसी इन प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड वेरिएबल इन द मॉडल। अब देखो, कई बार हम टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्किल के टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि भाई शॉर्टपुट का परफॉर्मेंस किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो एक सिंगल वेरिएबल तो नहीं होगा, है ना। तो मैंने एक वेरिएबल को डाल के देखा एंगल ऑफ रिलीज, फिर मैंने डाल के देखा हाइट ऑफ रिलीज, इसका भी पॉजिटिव कोरिलेशन आया। और मैंने क्या डाल के देखा, मसल पावर, और वी कैन से वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ वेरिएबल है जिनका कंबाइन करके शॉर्टपुट के परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है। तो ये फाइंड आउट कैसे करें कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये पार्ट है रिग्रेशन इक्वेशन का। दिस इज द रोल ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल को डालते जाते हैं, कंबाइनिंग इफेक्ट देखते जाते हैं उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और ये तैयार होता है, इससे एक मॉडल तैयार होता है। रीड इट डाउन, इसको पढ़ो। It is used in regression analysis and indicator of efficiency in predicting the value of variable of interest, predicting the value of variable of interest on the basis of identify variable in the model. So ये जो हमने देखा है क्या, ये एक मॉडल है। ये क्या, एक मॉडल है जिसमें किन वेरिएबल को रखा जाए ताकि बेस्ट प्रिडिक्शन मिल सके। ठीक है, अभी और आगे देखेंगे हम। Performance of an employee may be estimated on the basis of motivation and incentives. ठीक है, किसी का इवेंट है बॉक्सिंग, या फिर किसी का इवेंट है स्प्रिंटिंग, तो कौन सा बेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि स्प्रिंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, मसल्स पावर, ठीक है, स्ट्राइड लेंथ, ये सारे कॉम्बिनेशन बेस्ट सूट करते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन या मल्टीपल कोरिलेशन। आपको समझ में आया, क्लियर है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। इट कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव। स्टेटमेंट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, फिर आपको कोडिंग दी जाएगी ए बी सी, चूज द करेक्ट कोडिंग, यस बी वाला सही है या डी वाला सही है, ई वाला सही है। तो इनकी स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं उसे ध्यान से पढ़िए। राइट, अब यहां पे देखो, ये R1 2 3, इसका मतलब क्या है, इनको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, लिख लो ऐसे, सबस्क्रिप्ट्स। MS वर्ड चलाया होगा तो वहां पे नीचे लिखा था ना सबस्क्रिप्ट, छोटा सा डालने के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट्स। हाँ, तो ये क्या है, अब इसमें जो ये है इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको लिख लो ऐसे। सर ये सेकंड ऑर्डर वाला होगा ना, इसमें ऑर्डर चलता है कि नहीं चलता, हाँ ये सेकंड ऑर्डर बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑर्डर का कुछ खास है नहीं, मतलब यहाँ पे इशू ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन में। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डॉट के बाद वाला क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डॉट के पहले क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसका कैलकुलेशन भी वैसा ही है जैसे पार्शियल कोरिलेशन का करते हैं हम, है ना। ये देखो, ये इसको कैलकुलेट करना मतलब एक पार्शियल कोरिलेशन जैसा कैलकुलेट करना, इंडिपेंडेंट एक एक की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है।
पार्शियल कोरिलेशन वैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वैसे इंडिपेंडेंटली एक एक की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर इसमें वैल्यू डालो। सेम वैसा ही है, बट हमारे इंटरेस्ट से ऊपर है, एग्जाम में आएगा नहीं आपको इसका, इसके लिए हम कैलकुलेशन देखेंगे नहीं, और बहुत ज्यादा लेंदी भी है। सिंपल बहुत है बट बहुत ज्यादा लेंदी है, तो हम देखेंगे नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं ऐसा। इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन फॉर्मूला? सी, ये है the variable before dot represent the dependent variable and after dot independent variable. अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विथ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको ऐसा इसका निकाल सकते हैं हम, ये है फॉर्मूला। ठीक है, मिल जाएगी पीपीटी, डोंट वरी, आएगा नहीं एग्जाम में, डोंट वरी इसका कैलकुलेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है? सी, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन देखो इंटरेस्टिंग सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसको डिनोट किया जाता है आर स्क्वायर से। सपोज हमारा कोरिलेशन निकला 0.7, इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 0.49 आई थिंक, ये आएगा ना। इसका मतलब क्या है? 49%। अब 49% व्हाट? मैंने क्या निकाला? कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ये है हमारा ए और ये है बी, that is a 49% is, this is the 49% part। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है? इट इज अ आर स्क्वायर, कोरिलेशन का स्क्वायर। जैसे कोफिशिएंट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वैसे वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है? आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो ये क्या है? ये जो बताता है, ये क्या बता रहा है? एक्सप्लेन्ड पार्ट, कि इनमें क्या कॉमन है, ये बताता है, एक्सप्लेन्ड पार्ट को बताता है। और ये जो बाकी का 51% क्या है? ये एरर है, ये क्या है? अनएक्सप्लेन्ड, कि इनमें क्या कॉमन नहीं है, अनकॉमन चीज, अनएक्सप्लेन्ड। सपोज हम दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, सपोज मैं निकाल रहा हूं कोरिलेशन किसके बीच में निकाल रहा हूं? ये निकाल रहा हूं, एक मिनट, यहाँ पे मधु और मधुलिका, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल रहा हूं, मधु और मधुलिका, यहाँ पे दो स्टूडेंट अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो 49% क्या बता रहा है? इनका कॉमन क्या बता रहा है? कि ये दोनों एलएनआईपी के हैं, ये दोनों फीमेल है, ठीक है, ये दोनों इंडियन है। सपोज ये दोनों क्या है? जिम्नास्ट से, जिम्नास्टिक गेम है इन दोनों का सपोज। तो ये क्या कवर कर रहा है? 49%। इट इज एक्सप्लेन्ड कॉमन, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड व्हाट यू कैन से, इनके बारे में ये कॉमन चीजें बता रहा है, एक्सप्लेन कॉमन चीजें बता रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो 51% डिफरेंट है, वो क्या हो सकता है? कि दोनों अलग अलग स्टेट से हो, दोनों अलग अलग बैच से हो, तो दैट इज अ डिफरेंस। तो यही कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। सपोज मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आता है, सॉरी मेरा कोरिलेशन आता है 0.9। अब ये कोरिलेशन मेरा हाई दिख रहा है, बट इसका मैं निकाल लू तो ये बताता है ओनली 81% कॉमन बिटवीन ए एंड बी, स्टिल देयर इज अ 19% डिफरेंस अमॉन्ग दिस टू वेरिएबल। गॉट इट? स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंस। आपको ये समझ में आया क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन? R square is known as coefficient of determination, the amount of variability in the dependent variable explained by variable selected in regression model. If the value of R square is used to measure efficiency of regression model, R का वैल्यू सपोज हमारा था 0.1, it indicates 81% variability in the dependent variable is explained by independent variable in the model. मैंने क्या बताया आपको? कॉमन एक्सप्लेन, बाकी का बचा हुआ क्या है? वन एक्सप्लेन है,
उसका कोई पता नहीं है, वो एरर हो सकता है, वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ क्राइटेरिया फॉर interpreting the meaningfulness of the correlation coefficient is coefficient of determination. अब ये जो पार्ट है, the portion of common association of the factor that influence the two variable is determined. कॉमन एसोसिएशन, इसका क्या है, 81% क्या है, कॉमन एसोसिएशन है दोनों के बीच में। The coefficient of determination indicate the portion of total variance in which one measured explained and account for variance on other measures. ठीक है, तो मैंने जो टोटल वेरिएंस है ये दोनों के बीच में ये कॉमन है, ये अनएक्सप्लेन्ड वाला है और बाकी का जो बचा हुआ अनएक्सप्लेन्ड है, तो यही है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर। क्लियर है, आपको समझ में आया? ये एग्जांपल देख लो, आप समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लो, ये स्टैंडिंग लॉन्ग जंप और वर्टिकल जंप के बीच में क्या निकाला गया टेस्ट करने के लिए, एक्सप्लोसिव पावर टेस्ट करने के लिए दोनों के बीच में क्या निकाला, कोरिलेशन। ठीक है, हमको क्या लगता है कि हम अगर हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लेना हो ना तो हम वर्टिकल जंप की जगह स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये सही बात है, क्या ये दोनों कॉमन है? देखते हैं इसके बारे में। अब इनके बीच में कोरिलेशन निकला ये, बट इनका हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाला तो कितना निकला, 49%, 64%। इसको परसेंटेज में ले सकते हैं, 49%, 64%। अब स्टिल 49% अगर हम देखें तो 49% जो 49 में से माइनस करेंगे अपन 100 में से, तो 51% तो वेरिएंस है अभी भी, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अब ये क्या हो सकता है, ये क्या एरर है, ये क्या है एरर, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। समझ में आया आपको क्या है कहने का मतलब है? अब उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, बहुत डिफरेंसेस हो सकता है, तो ये डिफरेंसेस है। 51% इज स्टिल डिफरेंट, इतना कोरिलेशन निकलने के बाद भी 51% डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। समझ में आया आपको, क्लियर है? अब अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालिए, तो आपको बस क्या करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। बाय चांस कभी आ गया आपको स्क्वायर निकालना है, कभी आंसर परसेंटेज के फॉर्म में हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। और कभी पूछा जाए अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल निकालिए, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? सपोज निकला ये आर निकला मेरा, इसका क्या निकालूंगा मैं, कोरिलेशन निकालूंगा आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, 0.64 आएगा। ठीक है, 0.64 को क्या किया, 64% में कन्वर्ट किया, 100 माइनस 64 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36। तो आंसर आ जाएगा, ये क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट लग रहा है इसमें? या तो फिर 3.6, 0.36। एनी डाउट कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में? यस, पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो। भूपेंद्र, चाउबा, काजल, ये लास्ट हमारा बचा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर है? परमजीत समझ में आया बेटा? कमलेश, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो, सपोज मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूं ग्रुप ऑफ वेरिएबल के बीच में। क्या है ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ए, बी और सी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सी क्या है, अगर मैं सी को अलग से कोरिलेशन निकालूं, ये इसका कोरिलेशन निकाल रहे डी के साथ में, और मैं सी का सेपरेटली डी के साथ में कोरिलेशन निकालूं, तो इसका कोरिलेशन क्या आएगा, लो। कंडीशन समझो, अगर मैं सी का सेपरेटली डी वेरिएबल के साथ में कोरिलेशन निकालूं तो इसका कोरिलेशन लो आया। बट इफ आई कंबाइन सी विथ ए एंड बी,
bit I combined C and D, but I combined variable C and D, A and B, सॉरी। अब जाके इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आया, हाई कोरिलेशन आया। तो C इज व्हाट, C इज अ सप्रेशन वेरिएबल। C को क्या बोलेंगे हम, सप्रेशन वेरिएबल। देखो सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो दब के रहता है। सपोज आपके बीच में क्या है, आप कौन कौन हो, चाउबा है, अनु है, और क्या है, ये परमजीत है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये दोनों तीनों फ्रेंड है। अब इसमें से क्या है, चाउबा अकेली जा रही है क्लास या कहीं पर किसी भी प्लेस पे जा रही है, तो वहां क्या करती है, लो कॉन्फिडेंस फील करती है। सपोज ये सप्रेस्ड रहती है, क्लासरूम में अकेले गई कभी, आज इसके दो फ्रेंड नहीं आए ये दोनों, तो उस दिन क्या कर रही है, लो कॉन्फिडेंस फील कर रही है। बट ये चाउबा क्या है, अपने फ्रेंड के साथ में जाती है सबके साथ में, तो क्या करती है फिर ये ज्यादा तीनों के साथ मिलके क्या करती है, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंट फील करती है, क्लास में बहुत ज्यादा मस्ती करती है या फिर बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है ना। तो चाउबा क्या है, सप्रेशन है, मतलब अकेली रहेगी तो क्या करेगी, कॉन्फिडेंट लो फील करेगी, बट किसी के साइड में कंबाइन हो जाएगी तो भाई धूम मचा देंगे, हाई कॉन्फिडेंट। तो यही होता है, जब वेरिएबल हम किसी एक वेरिएबल को निकाल के किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, डेट इज डी के साथ में अगर हम कोरिलेट कर रहे हैं और इसका कोरिलेशन अगर लो आता है तो डेट इज अ सेपरेशन वेरिएबल। बट द सेम वेरिएबल इफ यू कंबाइंड but the same variable if we combine with A and B, then it will show ultimately high correlation. Got it, got my point? See, read out this. Independent variable may not show any relationship with dependent variable. क्या बोला ये, independent variable may not show any relationship with dependent variable but can enhance multiple correlation, but can enhance in case of multiple correlation if we join with other dependent variable, if we join with other dependent variable, it is called suppression variable. समझ में आ गया सप्रेशन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। भाई को अकेले घूमने में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो फील करता है, बट सबके साथ में गैंग के बीच में बहुत उछलता है। जो इंसान गैंग के बीच में उछलता है ना, अकेले में क्या होता है, फटती है उसकी और गैंग में जाएगा सबके साथ में, गैंग में एकदम, तो एकदम शेर बन के घूमेगा, तो उसको बोल लो सप्रेशन वेरिएबल है, ठीक है। लड़ाई करने के लिए अकेले बुला लो तो बहुत फटती है, गैंग के बीच में बहुत उछलता है, तो वो इंसान क्या है, सप्रेशन है, सप्रेशन बोल सकते हो उस पर्सन को। व्हाट इट सेकेंड प्रॉपर्टी, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होगा, सपोज ये हमारा आर है, 1 2 3 4, हाँ ये भी, इसको भी ऑर्डर बोल सकते हैं, ओ 1, ठीक है जयकांत, 3 4 5, 1 2 3। अब यहाँ क्या है, देखो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल्स का, जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज हो गया, जो आर की वैल्यू है वो तो इंक्रीज होगी, बट जिसका इंक्रीज होने का जो रेट है ना वो कम होते जाएगा। आपको मैं इसका डायग्राम बना के थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे मैंने 4 डाला, समझो, यहां पे मैंने एक वेरिएबल को 8 किया, तो ये डबल होगी, इसकी वैल्यू डबल हो गई, इतनी बढ़ गई। फिर मैंने एक और डाला तो सिर्फ इतना सा इंक्रीमेंट हुआ, फिर मैंने एक और डाला तो और कम इंक्रीमेंट हुआ, इतना सा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट वेरिएबल में हम जब ये वेरिएबल डालते जाएंगे, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट में, मल्टीपल कोरिलेशन में, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा, ऑर्डर बढ़ने के साथ में आर की वैल्यू तो बढ़ेगी, बट जिस रेट से बढ़ रहा है वो डिक्रीज होते जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे काफी चेंजेस आया वन वेरिएबल को ऐड करने से, बट जैसे जैसे वेरिएबल ऐड करते जाएंगे बहुत कम कम चेंजेस आएगा आगे जाके। समझ में आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ डिमिनिएशन। रुको मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं,
उससे आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ डिमिनेशन क्या बोलता है? लेट मी शो वन डायग्राम देन यू विल गेट टू नो। लॉ ऑफ डिमिनेशन देखो, ये हमारा कोरिलेशन है। ये देखो डायग्राम देखो, ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया इसको, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनेशन क्या बोलता है? whenever we add a new variable to a model, the multiple correlation increases, but increasing multiple correlation keeps on decreasing with inclusion of every variable। ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने वन वेरिएबल ऐड किया 4 को, तो देखो ये डायरेक्टली कितना हुआ, 0.4 से 4 हो गया, 0.4 से 7 हो गया, कितना चेंज हुआ, 0.3 का चेंज हुआ ना, ठीक है। बट उसके बाद में देखो कितना चेंज हुआ, उसके बाद में जीरो एक और वेरिएबल डाला तो कितना चेंज हुआ, 0.15 का चेंज हुआ, फिर एक और डाला तो सिर्फ कितना चेंज हुआ, 1 पॉइंट का चेंज हुआ, 0.1 का। पहले कितना चेंज हुआ था, 0.3 का। तो जैसे जैसे हम ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली एब्सोल्युटली टोटल वैल्यू तो इंक्रीज होगी, और इनका जो इंक्रीज होना है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग मल्टीपल कोरिलेशन डिक्रीजेस विथ न्यू वेरिएबल, ठीक है। इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। इफ यू अंडरस्टैंड प्रेस लाइक, आई विल गेट टू नो। जिससे समझ में नहीं आया रेस करो अपना हैंड। whenever we add a new variable to a model, multiple correlation keeps on increasing। जिसको समझ में आया प्रेस लाइक, जिसको समझ में नहीं आया रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशन रिटर्न। जयकांत, नीरज, और किसी ने समझ में आया बच्चों? देखो मैं बताता हूं, और एक सिंपल एग्जांपल ले लो। देखो ये है हमारे पास ये है वैल्यू ऑफ आर, सपोज इससे डिनोट किया है वैल्यू ऑफ आर को हमने, आर की वैल्यू है। ये कितने वेरी, इसमें कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने इसका ऑर्डर बढ़ा दिया, 2 से ले लिया 3 और 4, फिर मैंने बढ़ाया 2 से लेके 2 3 4 5, यहाँ पे एक एक इंक्रीज हो रहा ना, एक एक ऑर्डर इंक्रीज होते जा रहा है, फिर 1 2 3 4 5। अब एक ऑर्डर इंक्रीज किया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, इतनी इंक्रीज हो गई। फिर सेकेंड इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इंक्रीज, इतनी इंक्रीज हुई है। फिर थर्ड ऑर्डर और मैंने बढ़ाया एक और, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी इंक्रीज हुई है। ये आर की वैल्यू है। अब देखो कंपेरेटिवली देखो, पहले इंक्रीज कितनी हुई है वैल्यू, देखो अब तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कितना इंक्रीज हुआ, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में, है ना। अब यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ, इतना सा और इतना सा, इसका और छोटा है समझ लीजिए। स्टार्टिंग में वन वेरिएबल ऐड करने से यहाँ पे डबल हो गया ये, फिर और ऐड किया कम हुआ, कम इंक्रीज, फिर और ऐड किया और कम इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीजिंग जो रेट है ना वो कम होते जा रहा है जैसे जैसे ऑर्डर को इंक्रीज करते जा रहे हैं हम। टोटल तो इंक्रीज दिखेगा आपको, ये टोटल तो इंक्रीज है, बट जिस स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा था, जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहा था, आफ्टर एडिंग एवरी वेरिएबल द रेट डिक्रीजेस। यहाँ पे डबल हो गया ना, 1 8 किया तो मैंने कोरिलेशन सपोज यहाँ 4 था तो यहाँ पे 8 हो गया, उसके बाद में 9, फिर 10। समझ में आया आपको कहने का मतलब? नीरज, जयकांत, यस सर। समझ रहे हो? ये ग्राफ से समझ रहे हो? पहले यहाँ पे डबल हो गया, पर डबल के बाद में अब देखो इतना सा इंक्रीज हुआ, फिर और कम इंक्रीज हुआ, और फिर बढ़ाएंगे तो फिर इतना सा इंक्रीज होगा, फिर और कम होगा। सो whenever we add order, whenever we increases the variable, the value of total variable increases, but the rate from which it increases keeps decreasing with every order। That is my point, got it?
जिस रफ्तार से वो इंक्रीज हो रहा था उसकी रफ्तार इंक्रीज होने की कम हो गई हर वेरिएबल को, हर ऑर्डर को ऐड करने से। तो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। व्हाट इट, नीरज समझ में आया? निशांत? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Whenever we add a new variable to a model, the multiple correlation increases, but increasing multiple correlation keeps on decreasing with inclusion of every variable. इससे आसान लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये समझ में नहीं आया तो फिर कहीं नहीं समझ में आया। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ये सेपरेशन वेरिएबल, लिमिटेशंस क्या है मल्टीपल कोरिलेशन की? ओनली लीनियर मेजर्स। हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये मल्टीपल कोरिलेशन आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनका आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ये लो कोरिलेशन होना चाहिए। इन अदर व्हाट वी कैन से, मल्टी कोलिनियरिटी शुड नॉट बी एग्जिस्ट्स अमॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी कोरिलेटेड अमंग देमसेल्फ, आपस में। ठीक है, सर अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वो होगा तो फिर क्या होगा, ये इसका लिमिटेशन है। मतलब क्या होगा कि प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते हम इससे डिपेंडेंट वेरिएबल का, अगर आपस में हाईली कोरिलेशन है तो। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल, देखो आपने क्या देखा, शॉर्ट पुट परफॉर्मेंस, ठीक है, इधर की साइड क्या, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, और कह सकते हैं वेलोसिटी, है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में आपस में कोरिलेशन हाई नहीं होना चाहिए, राइट। इट इज अ मल्टी कोलिनियरिटी। सोचना दे मेरे को थोड़ा और ज्यादा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी को कुछ मिल रहा है इससे इंटरप्रिटेशन? एनी आइडिया व्हाई दिस independent variable should not be highly correlated among themselves? Any guess? Independent variable अगर आपस में कोरिलेशन होता है हाईली, अरे सुनो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो भी मॉडल सिलेक्ट किया है ना, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इसमें लिया है, राइट, और उससे हम इंडिकेट कर रहे हैं पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, तो आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी बेस्ट सुटेबल वेरिएबल वेराइटी ऑफ मॉडल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें ला पाएंगे। डिफरेंट वेरिएबल, अगर इसका इस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो हम इस मॉडल में डिफरेंट वेराइटी ऑफ मॉडल नहीं ला सकते। हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे वेरिएबल लाना पड़ेगा जिनका आपस में कम रिलेशनशिप हो, ताकि वो डिफरेंट एरिया को टारगेट कर सके। ठीक है, अभी के लिए यही है, बाकी और ज्यादा डिटेल में इसका हम पता करेंगे। इसका पता करके आना, असाइनमेंट है एवरीवन, जिसका कि मल्टी कोलिनियरिटी क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताएगा कोई मंडे को, या है ना, मंडे ट्यूसडे को बताना है, पता करके आना इसका। ठीक है, मैं भी देखूंगा। लार्ज सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड फॉर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर एंड आर स्क्वायर। तो ये था हमारा मल्टीपल कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज।
क्या मैंने बताया, सप्रेशन वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो अकेले में जाने से डरता है और झुंड में शेर बन के घूमता है, उसको बोलते हैं सप्रेशन वेरिएबल। लॉ ऑफ डिमिनिशन, हर बार प्रोडक्ट को ऑर्डर को बढ़ाने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट जो जिस रफ्तार से वो इंक्रीज होता है उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होने कम कम इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे बढ़ाएंगे पर इंक्रीज तो होगा पर कम इंक्रीज होगा। मल्टीकोनोनिटी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या बताता है हमारा, कितना कॉमन वेरिएबल है ना, और उसका अगर 1 से माइनस करेंगे तो क्या बताएगा, अनएक्सटेंड एरर वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक करके आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डालते जाते हो और बेस्ट सुटेबल जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डाल के डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में करते हो। इससे क्या निकालते हैं, प्रिडिक्शन निकालते हैं कि ये फैक्टर्स हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे। पावरफुल स्टैटिकल टेक्निक फॉर एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप होती है, estimating the value of dependent variable on the basis of independent variable, है ना। ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे आप टैलेंट सर्च कर रहे हो तो कौन से टेस्ट आपने इस्तेमाल करें, कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल करें जो आपका परफॉर्मेंस बता सके डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ये क्या निकालते हैं हम, रिग्रेशन इक्वेशन से निकालते हैं। इसकी दो टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन है, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल में क्या होता है आपको पता ही है, वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट। मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इक्वेशन ये है, इक्वेशन देख लो, इसका एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह कुछ आएगा नहीं, बस ये नोट डाउन कर लो और ये भी नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो एवरीवन। देखो जिस एरिया में मुझे जितना जाना रहता है उतना चले जाते हैं हम, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें बताएंगे, क्योंकि इससे में तो स्टेट्स बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा हमारा, बहुत ज्यादा मतलब इन डेप्थ चले जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको यहीं तक रखिए, इससे ज्यादा डिटेल में मत जाना, आपको याद भी तो रखना है चीजों को, है ना। इसको लिख लिया, ये क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन है। क्या है ये, रिग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेट करने के लिए, है ना। जिस जगह पे आपको क्या करना रहता है, आपको सिलेक्ट करना रहता है, मॉडल बनाना रहता है कि कौन से टेस्ट हॉकी की स्किल को प्रिडिक्ट करेंगे। सपोज हॉकी की स्किल है तो मैं कौन से आइटम्स इसमें डालू, टेस्ट आइटम डालू, तो टेस्ट आइटम 1, टेस्ट आइटम 2, टेस्ट आइटम 3, टेस्ट आइटम 4। तो इस जगह पे इस्तेमाल होता है कि ये कौन से बेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मेरी हॉकी की स्किल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस जगह पे इस्तेमाल होता है इसका रिग्रेशन इक्वेशन का। क्लियर है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और ये इक्वेशन को बस नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए कि इक्वेशन इसकी है, रिग्रेशन इक्वेशन की। बाय चांस कभी कुछ आ जाता है, भरोसा नहीं, पेपर बनाने वाले कैसे भी दे देते हैं, इसलिए हम सारी चीजें देख लेते हैं। क्लियर है, ये लिख लो। बाय चांस कभी आपको ये सिग्मा एक्स की वैल्यू दे दी, सिग्मा वाई की वैल्यू दे दी और आर की वैल्यू दे दी और आपको ये फाइंड आउट करने के लिए दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रहेगा, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। Got it? If you write it down, just press like, पता चल जाएगा मुझे। ये तीनों इक्वेशन लिख ली सबने, लिख ली सबने, चलो ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक प्रॉपर्टीज आपको मैं बताता हूं, इन दोनों का सम हमेशा छोटा रहेगा 1 से। रिग्रेशन कोएफिशिएंट वैल्यू लेस देन 1 बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी हैव अ वैल्यू ऑफ 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 से नहीं होगा, लेस देन 1 होगा हमेशा। If one regression coefficient is more than 1, then other will be less than 1. अगर किसी एक की वैल्यू आती है, सेंटेंस मत याद रख लेना थोड़ा सा, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको।
क्लियर है? चलो ये था हमारा कोरिलेशन के बारे में। ये टर्मिनोलॉजीज आपको देख सकते हो, ये पीपीटी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, है ना। तो ये था इट्स ऑल अबाउट कोरिलेशन, है ना। तो जस्ट 5 मिनट के लिए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। कोई जाएगा नहीं छोड़ के